नमस्कार स्टूडेंट्स। बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद अब अपन एक नए टॉपिक पे आते हैं, फंक्शन। वैसे तो ये मैथमेटिकल टर्म है फंक्शन। इसका डेली लाइफ के किसी एग्जाम्पल लेते हुए इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी पर्सन का बॉडी वेट, यानी कि उसका मास, वो किस किस का फंक्शन है। फंक्शन का कि किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पर्सन, मान लीजिए उसकी हाइट 2 फीट की है और कहें कि एक बच्चा 2 फीट का है और उसका वजन कितना है, 80 किलोग्राम। ये इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से किसी की हाइट मान लीजिए कितनी है, किसी की हाइट 6 फीट की है और 6 फीट कहेगी कि उसका वजन तो कितना है, 15 किलोग्राम है। तो ये भी बात डाइजेस्ट नहीं होती है। यानी कि जो किसी भी पर्सन का मास है वो किसका फंक्शन है, उसकी हाइट का फंक्शन है। और किसका फंक्शन हो सकता है ये, और हो सकता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। कई पर्सन ऐसे हैं कि बहुत कम खाते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि थोड़ा खाएंगे उसके बाद ही उनका बॉडी वेट अच्छा खासा हो जाता है। कई ऐसे हैं पूरे दिन भर चढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी उनका वजन बढ़ता नहीं है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी एक पैरामीटर है। इससे तय होता है कि किसी पर्सन का मास कितना होगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है उसकी एज। जितनी ज्यादा एज होगी, चांस बनता है कि अगर कम से कम एज अगर कम है, एज अगर बिल्कुल ही कम है, कोई 2 साल है, 3 साल है, 2 या 3 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना कि उसका वजन बहुत ही ज्यादा होगा, ये इंपॉसिबल है। लेकिन अगर किसी का एज ज्यादा है तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है। यानी इसके ऊपर भी क्या करता है, मास डिपेंड करता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे आप कौन से एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करती है। अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं तो ठंडी जगह पे जितने भी इनफैक्ट जानवर भी रहते हैं उन सबका बॉडी वेट काफी ज्यादा होता है। लेकिन वही जो एकदम गर्म इलाकों में मिलेंगे वो काफी स्लिम देखने को मिलेंगे, उनको बहुत ज्यादा बॉडी फैट की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये जो एच है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाइट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पर्सन की एज है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये सारे हैं इनपुट्स। यानी इसको एक प्रकार से मैं x1 बोला हूं, इसको बोला हूं x2, इसको बोला हूं x3, ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट है। तो इन सब इनपुट से मिलके क्या तय होता है कि पर्सन का मास कितना होगा। यानी कि मास किसका फंक्शन है, इन सब का फंक्शन है। लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन से मतलब ये डिपेंड कैसे करता है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि किसी पर्सन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम अगर उसका बहुत स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम से उसका मास क्या होगा, डिसाइड होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रूम है, उस रूम के अंदर यहां पे एसी चल रहा है और ये एसी मान लीजिए किस पे सेट है, 16 डिग्री सेल्सियस पे सेट है। यहां मान लीजिए गेट है और ये गेट सपोज करो खुला हुआ है और एकदम गर्मी का टाइम है, गेट खुला है। बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए समझाने के लिए ये कोई शॉप है, उस दुकान के अंदर, दुकान के गेट के जस्ट बाहर रोड पे टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस। एसी का टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये देखेंगे कि एसी के जस्ट आउटसाइड टेम्परेचर कितना होगा, 16 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एसी तो अपनी तरफ से कितनी टेम्परेचर की हवा रिलीज कर रहा है, 16 डिग्री सेल्सियस की। लेकिन जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती जाएगी, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करती हुई जाएगी। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस यहां से मेजर करूं कि यहां से एक जनरल डिस्टेंस x, उस पर टेम्परेचर कितना होगा t, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो टेम्परेचर t है, ये जो टेम्परेचर t किसका फंक्शन है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द AC उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा AC से डिस्टेंस उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहां पे कहा जा सकता है कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x के चेंज होने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन कैसे चेंज हो रहा है, कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है ये तो अभी इसका एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर धीरे धीरे लीनियरली बढ़ रहा है क्या। यानी कि डिस्टेंस मान लो, जैसे एग्जांपल 1 मीटर है, 1 मीटर पे टेम्परेचर मान लो 16 से कितना हो गया, 18 हो गया। फिर अगले 1 मीटर के बाद 18 से 20 हो गया। फिर 1 मीटर के बाद कितना हो गया, 20 से 22 हो गया। तो हर 1 मीटर पे 2-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो फिर तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्या है कि जो टेम्परेचर है वो x की पावर 1 के क्या है, प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस को डबल करते जाओ और टेम्परेचर उसी हिसाब से क्या है, चेंज होता जाएगा। लेकिन
हो सकता है ऐसा हो कि ये किसको फॉलो करे, ऐसे कुछ ग्राफ को फॉलो करे, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस की हवा निकली और आसपास कुछ इलाके में जाते हैं तो टेम्परेचर में कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप गेट के नजदीक जाते हैं तब टेम्परेचर में एकदम से क्या होता है, राइज करता है। तो ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि क्या सिचुएशंस है, यहाँ पे कहां खिड़कियां है, कहां दरवाजे हैं, उससे तय होगा कि टेम्परेचर जो है वो कैसे चेंज होगा एक्स के वेरी करने से। लेकिन इतना जरूर है कि टेम्परेचर एक्स के चेंज होने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इसको एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके एक्स थप्पड़ मारता है, मान लीजिए कितने थप्पड़ मार रहा है आपके, एक्स थप्पड़, तो एक्स की वैल्यू एक प्रकार से इंटीजर है। किसी ने आपके मान लीजिए एक थप्पड़ मारा तो एक्स की वैल्यू 1 है, किसी ने 2 मारे तो एक्स की वैल्यू 2 है, 3 मारे तो 3 है। बदले में आपने कितने थप्पड़ मारे, आपने मारे इसके थप्पड़ कितने, वाई। अब आप मुझे बताइए कि आपने जो थप्पड़ मारे क्या वो आपके जितने थप्पड़ पड़े उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं होता है कि आप चलते फिरते कोई भी पर्सन है उसके थप्पड़ आपने लगा दिया जबकि उसने थप्पड़ लगाई नहीं है, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 0 है, सामने वाले ने आपके थप्पड़ लगाए नहीं, तो ऐसे में वाई की वैल्यू देखने को मिलती है। अगर वाई की वैल्यू फिर भी देखने को मिल रही है तो आप कहेंगे ये तो पर्सन क्या है, पागल है, यानी कि हमने कुछ किया नहीं फिर भी क्या है, वाई की वैल्यू से कुछ ना कुछ आ रही है, ये थप्पड़ मार रहा है हमारे। तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। यानी कि आप कितने थप्पड़ मारेंगे वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके कितने थप्पड़ मारेंगे उसके ऊपर। तो ये तो करेगा, लेकिन फंक्शन क्या है, डिपेंड तो करता है, लेकिन करता कैसे है। अब भाई ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। जैसे समझाने के लिए मान लीजिए कि कोई नॉर्मल पर्सन है, कोई नॉर्मल पर्सन है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो सकता है, x हो सकता है। यानी कि अगर सामने वाले ने कोई थप्पड़ नहीं मारे, x इक्वल टू 0 है, तो बदले में आप भी कितना मारेंगे, 0, अगर आप नॉर्मल पर्सन है। सामने वाले ने एक थप्पड़ मारे, आपने भी कितना लगा दिया, 1। सामने वाले 2 लगाया, आपने भी कितना लगा दिया, 2। ये हो सकता है। कोई हो सकता है कि काफी एग्रेसिव पर्सन हो, एग्रेसिव पर्सन के लिए आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू कितना हो सकता है, 2x हो सकता है। किसी ने थप्पड़ मारा 1, तो बदले में आपने 2 लगा दिए। किसी ने लगा दिए x की वैल्यू क्या दिया, 2 थप्पड़ मार दिए, 2 है तो आपने क्या कर दिया, 4 कर दिया। यानी कि y की वैल्यू x का फंक्शन है, लेकिन फंक्शन क्या है, उस व्यक्ति के लिए जो बहुत एग्रेसिव है, आप कहेंगे कि यार ये व्यक्ति जो है किस फंक्शन को फॉलो करता है, ये y इक्वल टू 2x को फॉलो करता है। इसका x थप्पड़ तो मारोगे तो बदले में आपके डबल थप्पड़ मारेगा। ठीक, इसी टाइप से और भी एग्जांपल, जैसे कल को मैं आपसे कहूं कि ये कितना हो जाए आपका, 3 हो जाए, 4 हो जाए, यानी एक थप्पड़ मारे और आपने 3-4 गुना थप्पड़ मार दी, ये हो गया। तो यहां देखिए डेफिनेशन क्या है, फंक्शन, फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप between two variables in which one is assumed to be a dependent variable and the other independent variable। कि फंक्शन क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे सामने वाला आपके कितने थप्पड़ मारेगा ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसने बस मार दिया थप्पड़। यानी x की वैल्यू क्या है, x है इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये अपनी मर्जी से क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन भाई ये जो y है ये कैसा है आपका, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू वेरी तो करती है, चेंज होती रहती है, लेकिन ये कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कितना इनपुट दिया गया है। तो ये जो आउटपुट है ये आउटपुट इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कर कैसे रहा है, रूल क्या है, यानी कि रिलेशनशिप का रूल क्या है। तो देख सकते हैं ये रूल क्या है, रूल है कि y जो है किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि y x का फंक्शन है तब तो बस मैंने कहा कि डिपेंड करता है, लेकिन जब मैंने बता ही दिया कि कैसे डिपेंड कर रहा है y इक्वल टू 2x, तो कहा कि यार ये तो आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रूल एस्टेब्लिश कर दिया। इसी टाइप से मान लीजिए कि कोई बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है, काफी मान लीजिए कि बहुत एग्रेसिव नहीं है, तो उस केस में कितना हो सकता है, y की वैल्यू x/2 हो सकती है। यानी कि अगर आपके 0 थप्पड़ मारे तो आपने भी कितने मारे, 0। किसी ने आपके 2 थप्पड़ मारे तो 2/2 आपने कितने मारे, y की वैल्यू 1। 4 थप्पड़ मारे तो बदले में आपने कितने लगाए, 2। यानी कि कोई पर्सन कितना शांत है, उस शांत होने को आप किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कह रहे हैं कि यार ये कोई पर्सन शांत है,
कहा कि इसकी जो शांतनेस है, एक प्रकार से मतलब शांति कितनी है इसके दिमाग में, इसको चेक करने के लिए आपने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। आपने क्या, एक काम करते हैं, इसके एक्स थप्पड़ मारते हैं, देखते हैं कि कितना शांत है, कि ये रिप्लाई में क्या करता है। तो एक्स की वैल्यू आपने कभी 2 थप्पड़ मारे, कभी 4 मारे, कभी 6 मारे, और आपने देखा कि जो बदले में रिप्लाई आ रहा है वो रिप्लाई किसके इक्वल है, x/2। एक 2 थप्पड़ मारे तो 1 है, 4 मारे तो 2 ही है। x की वैल्यू x/3 हो गया, x/3 है तो आप कहेंगे कि ये व्यक्ति तो और भी ज्यादा शांत है, बिल्कुल गाय जैसा है, बहुत कम रिप्लाई कर रहा है। तो ये एक रूल हो गया कि x और y में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है। ठीक, तो मैथमेटिकली देखिए मैं क्या लिख सकता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसका फंक्शन है, इनपुट का फंक्शन है। आउटपुट किसका फंक्शन है, इनपुट का फंक्शन है। लेकिन फंक्शन क्या है, देखिए, वेयर y डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो मैं बता ही रहा हूं कि जो y है वो किसका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। एक एग्जांपल और लेते हैं फंक्शन का। जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस पे टेम्परेचर कुछ है T0, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होती है। हम देखते हैं जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो बादल हमको दिखने लगते हैं। बादल और कुछ नहीं है कि कहीं ना कहीं ज्यादा एल्टीट्यूड पर जो वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, छोटी छोटी आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और आइस हमें किस रूप में दिखती है, व्हाइट कलर में दिखती है। यानी कि इससे ये हम देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों के मौसम में ही आप ज्यादा हाइट के किसी भी हिल स्टेशन पे जाइए, तो हिल स्टेशन पे जाएंगे तो ज्यादा हाइट पे हम देखेंगे टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कम है। यानी कि जो टेम्परेचर है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर क्लियरली दिख रहा है किसका फंक्शन है, हाइट का फंक्शन है। कि सरफेस से हाइट कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा टेम्परेचर। तो यहाँ पे h एक प्रकार से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, और इसके बदले में क्या डिपेंड कर रहा है, इस कौन सी डिपेंडेंट वेरिएबल है, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, h के ऊपर। तो एक प्रकार से हमारा यहाँ पे इनपुट हो गया h और आउटपुट कौन हो गया, t। एक एग्जांपल और देखिए फंक्शन का। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी बैंक में कितना पैसा जमा कराया, p अमाउंट, p प्रिंसिपल अमाउंट आपने जमा कराया। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए जमा कराए, 10 लाख रुपए जमा करा दिए किसी बैंक के अंदर। कितने साल तक जमा कराए, मान लीजिए एग्जांपल आपने 2 साल तक जमा कराए, और उस किसी पर्टिकुलर बैंक में कराया। बैंक का मतलब क्या है, बैंक, अलग अलग बैंक के बारे में किसी बैंक के को लेके आपकी इमेज काफी अच्छी हो सकती है। तो इमेज कौन तय कर रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर रहा है। तो जितनी ज्यादा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा उतना ही ज्यादा आप कहेंगे कि ये बैंक अच्छा है, इसमें डिपॉजिट करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आर की वैल्यू कितनी है, 6% एग्जाम्पल, 6%, तो परसेंट हटेगा तो 6/100। तो कितना आपको इंटरेस्ट उस 2 साल के बाद उस पैसे पे मिलेगा, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितना पैसा जमा कराया, कितने समय तक कराया, और कौन से बैंक में कराया। कौन से बैंक का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। यानी कि यहाँ पे आई जो है इंटरेस्ट, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता कि आप कुछ भी पैसा जमा कराए, किसी भी बैंक में कराए, और कितने भी समय के लिए कराए। तो ये नहीं कि आपको इंटरेस्ट कुछ भी दे देगा। वो इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीटली किसका फंक्शन है, वो प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। तो अगर ये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, एक तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इस सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या फॉर्मूले को फॉलो करेगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो मैंने कहा कि डिपेंड करता है, आई की वैल्यू पी, टी और आर पे डिपेंड करती है, लेकिन कैसे करती है, वो रूल क्या है एक्स और वाई के बीच में। तो वो रूल है आई इक्वल टू पी इंटू में टी इंटू आर बाई 100। तो यहाँ पे 3 इनपुट्स है, यहाँ पे कोई सिंगल एक्स की वैल्यू नहीं है, 3 है, पी है, टी एंड आर। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द इंटरेस्ट पेड ऑन अ कैश डिपॉजिट। कितना इंटरेस्ट मिल रहा, आई, डिपेंड्स ऑन द बैंक, बैंक का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, प्रिंसिपल अमाउंट पी एंड लेंथ ऑफ टाइम, यानी कितने समय तक आप जमा कराते हैं। ये हो गया। अब देखिए y इक्वल्स टू, इसके बारे में देखते हैं कि ये डोमेन और रेंज क्या होता है। जैसे एग्जांपल अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, सपोज कीजिए अगर कोई आपके मान लो x थप्पड़ मार रहा है, कितने थप्पड़ मारे x, बदले में आपने कितने मारे y। आप हाईली एग्रेसिव पर्सन हैं, और एग्रेसिव पर्सन है तो आप किस रूल को फॉलो करते हैं। आपने कहा हम रूल को फॉलो करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 3 के। यानी कि अगर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू मान लो कितनी है, 0 है, आपके किसी ने कोई भी थप्पड़ नहीं मारे तो आप बदले में कह रहे हैं कि भाई 3 थप्पड़ तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ठीक। इसी टाइप से अगर x की वैल्यू 1 है, सामने वाले ने आपके एक थप्पड़ लगा दिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कितना आपका थप्पड़ लगाएंगे, 4। इसी टाइप से x की वैल्यू मान लीजिए कितनी, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3, बदले में आपने कितने लगा दिए, 7 थप्पड़ लगा दिए। तो x और y एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक दूसरे पर नहीं, y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन क्या है, ये है फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब थप्पड़ की संख्या कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, थप्पड़ की संख्या तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी x की वैल्यू कितनी होगी, है आपका 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3, इस टाइप से एक तो इंटीजर वैल्यू होगी। थप्पड़ की संख्या कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकती, 1.5 थप्पड़ मार दिए। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो इस फंक्शन का डोमेन है, यानी कि डोमेन का मतलब ये क्या क्या इनपुट ले सकता है, तो डोमेन, या मैं एक प्रकार से बोल लेता हूं यहां पे x, कि x किस किस को बिलोंग करता है, x की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, मिनिमम 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 इस टाइप से हो सकती है, और साथ ही साथ x कैसा होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए। तो ये हो गया एक प्रकार से डोमेन ऑफ फंक्शन। इसी टाइप से अगर मैं कहूं कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन का मतलब है कि बदले में जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, y की वैल्यू, तो उन सभी y की वैल्यूज के, उन सभी आउटपुट के कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूं, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इनपुट का कलेक्शन क्या था, इनपुट 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक हो सकता है। आउटपुट क्या हो सकता है, तो देखिए ये पर्सन ने कहा कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को फॉलो कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर आप मिनिमम भी लेते हैं, 0 लेते हैं, तो बदले में वाई की वैल्यू तो कम से कम कितनी आएगी, 3 आएगी ही आएगी। तो वाई की वैल्यू होगी मिनिमम 3। उसके बाद एक्स की वैल्यू आप 1 रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर आ गया। तो यहां हम देख सकते हैं कि 3, 4, 5, हालांकि यहाँ पे केवल कुछ कुछ वैल्यूज आएगी, 3, 4 और 7। तो एक बार मैं मान लो थप्पड़ वाला एग्जांपल हटा भी देता हूं और मैं ये ले लेता हूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक काम करते हैं, ये इस वाले एग्जांपल्स को रहने देते हैं, ठीक। इसमें फिर x की वैल्यू कुछ लिमिटेड ही आएगी, इंटीजर ही लेनी पड़ेगी हमें। तो यहां देखिए, मान लो कि कोई पैरामीटर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और उसके बदले में आउटपुट क्या आता है, y। तो ये आउटपुट कैसे डिपेंड कर रहा है, इनपुट के ऊपर, इनपुट का स्क्वायर प्लस 3। तो मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या क्या पुट की जा सकती है। x की वैल्यू -5, -6, -7, 0, +1, +2, +3, 10,000, 20,000 कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इनपुट का कलेक्शन कहां से कहां तक, इनपुट की वैल्यू आप -इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। बदले में y की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखते हैं। यहां पर आप ये जानते हैं कि किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर एक्स, किसी भी चीज के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू अगर कुछ हो सकती है तो वो कौन है, 0। तो अगर x की वैल्यू ही 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो अगर आप x 0 लेते हैं तो 0 स्क्वायर प्लस 3, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू तो कितनी आएगी ही आएगी, y की मिनिमम वैल्यू आएगी 3। उसके बाद अगर x की वैल्यू सपोज करो आप 0.1 या -0.1 डाल रहे हैं, तो प्लस माइनस 0.1 कुछ भी डालिए, उसका स्क्वायर कुछ तो ही आएगा पॉजिटिव, तो 3 से कुछ बड़ा ही होगा। और आपने x की वैल्यू मान लो कि कितनी आपकी +4 या -4 कुछ भी ले ली, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 19, यानी कि और वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो x की वैल्यू काफी लार्ज डाल दीजिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसका स्क्वायर काफी लार्ज होगा, उसमें 3 जोड़ेंगे तो और ज्यादा लार्ज हो जाएगा। तो कितना जा सकता है थ्योरेटिकल वैल्यूज की, इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो फंक्शन का डोमेन है या फंक्शन का जो इनपुट है, वो इनपुट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर हो सकती है। अगर बात करें रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज का मतलब आउटपुट का कलेक्शन क्या क्या हो सकता है। तो आउटपुट जो है मिनिमम 3 रहेगा, उसके बाद ये इनफाइनाइट तक कुछ भी जा सकता है। तो यहां से मैंने समझा, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि x आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो
इनपुट क्या क्या हो सकता है, उन सभी वैल्यूज के कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स y आर कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये इनपुट डालने पर बदले में क्या क्या इनपुट आउटपुट आ सकता है, उस सभी आउटपुट के कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूं, रेंज ऑफ द फंक्शन की ये रेंज आपकी आ सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगी। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या y की वैल्यू 2 निकल के आ सकती है, 1 निकल के आ सकती है, नहीं आ सकती। यानी कि 2, 1 या कोई भी नेगेटिव नंबर इस फंक्शन की रेंज का हिस्सा है, नहीं है। फंक्शन को दो एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी कि जो y है वो y किसके इक्वल है, वो x का फंक्शन है, x के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कैसे करता है, किस रूल को फॉलो करता है, तो इस रूल को फॉलो करता है कि जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर करो और उसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो आपको आउटपुट y मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि फाइंड f0, f1, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स प्लस 1 और ये कितना कितना होगा। तो वैसे तो मैं इस फंक्शन को पहले भी ले चुका हूं और मैंने इसकी डोमेन और रेंज के बारे में बताया आपको। जैसे x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हम यूज कर सकते थे। और बदले में आउटपुट कितना आया था, वो आया था मिनिमम 3 और 3 से बड़ा कुछ भी, यानी कि प्लस 3 से इनफाइनाइट तक। मैं एक बार इस पे आता हूं एफ ऑफ 0 पे। इसका क्या मतलब है, जैसे f के बाद जो भी ब्रैकेट में होता है वो होता है इनपुट, यानी कि जैसे कहीं लिखा हुआ है f ऑफ, अंदर कुछ भी हो सकता है, x होता है, x हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो ये जगह किसके लिए रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है इनपुट के लिए, कि जो फंक्शन की वैल्यू है y की वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनपुट का फंक्शन है। और क्या फंक्शन है, देखो फंक्शन है, यहां पे इनपुट कौन है, x, तो इनपुट का स्क्वायर प्लस 3, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इनपुट का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए जैसे पहला पार्ट दे रखा है f ऑफ 0, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी होगी, तो इनपुट यहां पे कौन है, पहला जो ब्रैकेट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट को। तो देख सकते हैं ये इनपुट है 0, तो इनपुट का स्क्वायर प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहां पे कितनी आ गई फंक्शन की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरीके से यहां पे कहा जाए कि f ऑफ 1 कितना होगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी होगी, तो इनपुट की जगह कौन लेने जा रहा है इस बार, 1। तो देखो इनपुट का स्क्वायर प्लस 3, तो इनपुट है 1 का स्क्वायर प्लस 3, आंसर हो गया 4। इसी तरीके से f ऑफ समथिंग, इनपुट कौन है, इनपुट है जो x की वैल्यू, उसका स्क्वायर कौन है, इनपुट है, x नहीं इनपुट, इनपुट का स्क्वायर कौन है, x का जो स्क्वायर है वो है इनपुट, ठीक। तो देखिए यहां पर ये क्या था, इनपुट का स्क्वायर, तो देखिए इनपुट की जगह कौन लेने जा रहा है, एक्स स्क्वायर, तो इनपुट का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 3। तो हम इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स की पावर 4 प्लस 3 के इक्वल है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर की जगह इस बार आपने इनपुट क्या लिया है, एक्स नहीं लिया है, ना 0 लिया, ना 1 लिया, ना एक्स स्क्वायर लिया, इनपुट लिया है इस बार आपने, जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें 1 जोड़ दीजिए, वो आपके लिए क्या है, इनपुट है। तो कितना हो जाएगा, देखिए इनपुट है एक्स प्लस 1, तो इनपुट का स्क्वायर प्लस 3, तो इनपुट का स्क्वायर प्लस 3, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट एफ ऑफ 1, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहला ब्रैकेट होता है, एफ के बाद जो पहला ब्रैकेट है वो किसकी तरह बिहेव करता है, आपका वो इनपुट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे इनपुट कौन है, इनपुट है ये एफ ऑफ 1, यानी फंक्शन की वैल्यू जो 1 पे ना, वो इनपुट है। तो फंक्शन की वैल्यू बताइए 1 पे किसके इक्वल थी, फंक्शन की वैल्यू थी 1 पे 4 के इक्वल। तो इस बात को और क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ 4 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इनपुट है और इनपुट कौन है, फंक्शन की वैल्यू 1 पर जो है वो इनपुट है, वो है 4। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक इनपुट का स्क्वायर प्लस 3, तो इनपुट कौन है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3, तो 16 और 3 19, ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
A function is defined as fx equals to x plus 2 अपॉन में x minus 1 होगा। ये कोई फंक्शन x की वैल्यू कुछ हो सकती है, किसी चीज का डिस्टेंस हो सकती है, y ये f ऑफ x क्या हो सकता है, कोई टेम्परेचर हो सकता है, कोई डेंसिटी हो सकती है, कुछ भी चीज होगी। ठीक, मैं केवल एक बार बस प्योरली मैथमेटिकल सोच रहा हूँ। रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करता है कैसे नहीं, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, उसको हम किसी और क्वेश्चन में देखेंगे। तो fx क्या है, fx है x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट क्या क्या नहीं डाला जा सकता। देखो x की वैल्यू वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन हम ये बात जानते हैं मैथमेटिकली कि डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नीचे अगर जीरो आ गया तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा पूरा फंक्शन। तो ये x की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इनपुट यहाँ पे आप 1 नहीं डाल सकते, क्योंकि मतलब फंक्शन ऐसे होगा कि उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी 1 पे, तो x की वैल्यू 1 नहीं ली जा सकती है। अच्छा, फिलहाल ऐसा 1 लिया भी नहीं गया है, यहाँ पे क्या बोला गया, फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालनी है। तो करता हूं मैं इसको, फंक्शन की वैल्यू 2 पर, तो इनपुट कौन है, इनपुट की जगह कौन लेने जा रहा है 2। तो देख सकते हैं हमारा रिलेशन क्या था, इनपुट प्लस 2, तो इनपुट कौन है 2, तो 2 प्लस 2, और यहां से देखिए इनपुट कौन है x है, यहां पे इनपुट कौन है x है, x की जगह क्या डाला है 2, 2 माइनस 1, तो ये हो गया 4। यानी फंक्शन की वैल्यू 2 पे किसके इक्वल है, अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है x और y के बीच में ये संबंध है, तो इस संबंध से पता चल रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y कितना होगा, ही होगा 4 होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है f ऑफ 2, यानी कि इनपुट कौन लेने जा रहा है, इनपुट की वैल्यू कौन है, फंक्शन की वैल्यू जो 2 पर थी ना, वही एक बार वही किसका रोल प्ले कर रहा है, इनपुट का रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए इनपुट यहाँ पे कौन था, फंक्शन के लिए 2 पे किसके इक्वल थी, 4 के इक्वल, तो यहाँ पे मैं इसको क्या और लिख सकता हूं, ये 4 लिख सकता हूं। तो देखिए ये जो ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट किसकी जगह लेने जा रहा था, इनपुट की, इनपुट यानी कि x। तो देखिए यहां से क्या कैसा फंक्शन डिफाइन था, इनपुट प्लस 2, तो इनपुट कौन है 4 प्लस 2 अपॉन में इनपुट माइनस 1, इनपुट कौन है 4 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल हो गया 4 प्लस 2 6, 6 बाई 3, 6 बाई 3 2, यानी कि f ऑफ 2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। एक क्वेश्चन और लेते हैं डोमेन और रेंज को लेके। जैसे मान लीजिए कि दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास कुछ रहा होगा लेकिन इसकी रेडियस कितनी है 5 मीटर। दूसरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ रहा होगा, काफी डेंस ऑब्जेक्ट हो सकता है ये, इसकी रेडियस है 20 मीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, उसको मैं ले रखा है स्मॉल r, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स है F। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनका मास, इसका मास फिक्स। तो वैसे आप ये जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा मान लीजिए कि क्योंकि यही पर्टिकुलर दो बॉडीज हैं तो m1 m2 फिक्स है, g की वैल्यू फिक्स है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे मान लीजिए कितना आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई करने पे 1250 न्यूटन आ रहा है। तो मैं देख सकता हूं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स, दोनों एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कंप्लीटली अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है। वैसे तो मास पे भी करेगा, लेकिन मैंने जब बोल ही दिया कि केवल यही दो गिवन स्फीयर के बीच में लगने वाले फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, तो कोई और मास तो आप ले नहीं सकते। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसका फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है। लेकिन फंक्शन क्या है, डिफाइन कैसे है, क्या रूल है, रेडियस डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स बिटवीन देम। तो क्या रिलेशन है, F इक्वल्स टू 1250 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। तो पूछा गया है कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए। तो देखिए ये तो आपको दे रखा था 1250 अपॉन r स्क्वायर, तो डोमेन और रेंज क्या होगी जरा देखते हैं कि यहां पर इनपुट कौन है, इनपुट है r जो कि इंडिपेंडेंट फंक्शन है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो r अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन बदले में जो f आएगा वो f r के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ये अपनी मर्जी से चेंज नहीं हो सकता। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन, f, इसकी वैल्यू चेंज होती है, वेरी करती है, लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, r के ऊपर। तो देखते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है। डोमेन का मतलब कि जो r की वैल्यूज है वो क्या क्या यूज की जा सकती है। तो देखो
यहां पे काम करते हैं, आर मिनिमम की चर्चा करते हैं कि आर मिनिमम कितना हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको पास ले आते हैं। तो पास आप लेके आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना पास लेके आ जाएंगे, ज्यादा पास लेके आएंगे तो एक दूसरे को टच कर जाएंगे, एक दूसरे के अंदर तो मर्ज नहीं कर सकते आप। तो अगर आर मिनिमम की बात होगी तो आर मिनिमम के केस में आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को टच कर गए। अगर दोनों एक दूसरे को टच कर गए हैं तो ये कितना था 5 मीटर और ये कितना है, ये 20 मीटर। यानी आर मिनिमम कितना हो गया, आर मिनिमम हो गया 25 मीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 25 मीटर। तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, डोमेन यानी कि इनपुट की वैल्यू क्या क्या डाली जा सकती है। तो कहा, यहां से साफ पता चल रहा है इनपुट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 25 मीटर होगी। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना इसको दूर लेके जाएंगे उतना दूर लेके जा सकते हैं, 25 मीटर से कम डिस्टेंस आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं रेंज की वैल्यू। रेंज का मतलब, रेंज किससे बिलोंग करता है, फोर्स की वैल्यू कितनी कितनी जा सकती है, फोर्स मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जिस वक्त आर की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी उस वक्त फोर्स क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां पे क्या रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। आर की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, डिनोमिनेटर जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, तो ओवरऑल ये पूरी चीज क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि एफ मैक्स, दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, तो वो पहली बात तो कब लगेगा मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स लगेगा जब दोनों एक दूसरे के मिनिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगी। ये होगा एफ मैक्स वाली सिचुएशन, ये डायग्राम फॉर्म होगा। तो देखो एफ मैक्स कितना होना चाहिए, 1250 बाई आर स्क्वायर, 1250 बाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है इस केस में 25 का स्क्वायर, ये हो गया 625 का इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। यानी मैक्सिमम फोर्स कितना जा सकता है दोनों बीच में 2 न्यूटन। और उसके अलावा अगर आप आर की वैल्यू बढ़ाते हुए चले गए, आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। तो यहां पे बात की जाए कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, तो रेंज का मतलब आउटपुट, आउटपुट कौन है, फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू बताइए कहां से कहां तक जा सकती है, मिनिमम तो कितनी जा सकती है 0, जब आप आर कितना कर देंगे इनफाइनाइट, जब आर इनफाइनाइट होगा तब कितना हो जाएगा, फोर्स 0 को अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि आर की वैल्यू इनफाइनाइट यूज करेंगे। तो इनफाइनाइट का मतलब जितना लार्ज नंबर ले सकते हैं उतना आप लार्ज लीजिए, तो बदले में जो फोर्स आएगा वो किसको अप्रोच करेगा, और छोटा होता हुआ चला जाएगा। तो उस छोटे को मैं क्या बोला हूं, 0 को अप्रोच कर रहा है। और मैक्सिमम फोर्स कितना जा सकता है 0 के अलावा, ये 0.5 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1.5 न्यूटन। और जब दोनों एक दूसरे को टच कर ही जाएंगे उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा, अपने पीक पर होगा कितना 2 न्यूटन। तो ये हो गई फंक्शन की रेंज, ये हो गया फंक्शन का डोमेन। अब हम फंक्शन के मैथमेटिकल फॉर्म पे आ चुके हैं। तो देखिए मैथमेटिकली बात करें तो फंक्शन को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो फंक्शंस के टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे y कोई आउटपुट, एक इनपुट का फंक्शन, कैसा फंक्शन है, जैसे x की पावर 1 और यहां पे मान लीजिए a कोई कांस्टेंट है 2 1 3 -1 -4 कुछ भी हो सकता है, ax प्लस b। तो यहां पर x की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो जब जब वेरिएबल की पावर क्या हो, कांस्टेंट हो, x की पावर 0.5 हो, 0.9 हो, 1/3 हो, -0.9 हो, तो इन सब को मैं बोलता हूं पॉलिनोमियल फंक्शन। वेरिएबल की पावर कुछ कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि जैसे लीनियर हो सकती है, लीनियर का मतलब ये कि वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 है। तो ये फंक्शन जो है ax की पावर 1, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, लीनियर फंक्शन। इसी टाइप से अगर मैं कहूं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि जो पावर है, वेरिएबल की पावर है, वो वेरिएबल की पावर कितनी जा सकती है, 2 जा सकती है, वेरिएबल की पावर कितनी जा सकती है 2। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लीजिए कितना है a। इसी टाइप से क्यूब वाला फंक्शन कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू y, x के ऊपर डिपेंड तो करता है लेकिन कैसे करता है कि जो इनपुट है उसका क्यूब इनटू में सम कांस्टेंट, इसको क्यूब फंक्शन बोल रहे हैं। स्क्वायर रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 यानी रूट x। क्यूब रूट हो सकता है, x की पावर 1/3 हो सकता है। तो आप कोई भी पावर लिख सकते हैं
ये तीन तो बड़ी पावर फेमस है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूब, इसी टाइप से स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। बाकी आप पावर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगाना शुरू कर दूं, जैसे एग्जांपल y x का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है ये फंक्शन। इसी टाइप से एक पॉलिनोमियल और ले लीजिए, एक है bx1, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा एक मैं क्यूब भी ले लेता हूं cx क्यूब, ये हो गया पॉलिनोमियल। और इनके बीच में एक मैंने एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। क्या ऑपरेशन? एल्जेब्रिक ऑपरेशन में क्या क्या आता था कि दो टर्म्स के बीच में प्लस लगा देना, माइनस लगा देना, मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, ये सबको मैं क्या बोलता हूं? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जैसे देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है, जैसे इन दो के बीच में काम करता हूं, प्लस लगा देता हूं, तो क्या ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया? ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, अपॉन में सी एक्स क्यूब। तो ये एक काफी सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस का कॉम्बिनेशन बन गया, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? ओवरऑल एल्जेब्रिक फंक्शन। इसी टाइप से यहां पर मैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसके साथ? सी एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन बन गया। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, इनके पीछे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके मैं कई सारे कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। सभी कॉम्बिनेशन को मैं कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलता हूं? एल्जेब्रिक फंक्शन। इसी टाइप से देखिए एक कैटेगरी होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एक कैटेगरी है लॉगरिथम फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी देखिए हमने यहां पर, क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम केवल इन्हीं फंक्शंस तक लिमिटेड अपने आप को रखेंगे। बाकी अगर प्योरली मैथमेटिक्स पाएंगे तो काफी सारे फंक्शंस हो जाएंगे। कोई मान लो सिग्नम फंक्शन है, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऐसे कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो फिलहाल हम 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, जैसे ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स सी एक्स क्यूब, ऐसी कई सारी चीजें हमने पढ़ी थी। हमारे जो काम का रहेगा डिस्कशन वो रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो खैर मैंने लास्ट क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिया था, फिर भी इसके कुछ ग्राफ वगैरह हम ऐड कर लेंगे, ताकि बेसिक मैथमेटिक्स में जब कभी भी एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एल्जेब्रिक में तो हमें कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हम 10th क्लास में मैथमेटिक्स में इसके कई सारे क्वेश्चन डील कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन आता रहे। आप जब भी वीडियो नई अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।